देखो, लास्ट टाइम हम लोगों की मार्किंग जो हुई थी वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस तक हुई थी। ठीक है, तो अभी उसके आगे जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला 12.6 का सेक्शन है वहाँ पे हम लोग करते हैं काम शुरू, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या मार्किंग का काम हमको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है कि जो आपका कार्बोनिल बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ओ, चाहे वो अल्डिहाइड में हो चाहे वो कीटोन में हो, इस पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये वाला पॉइंट कि वो बॉन्ड कैसा होता है, वो बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, वो आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको अपने नोट्स नंबर 1 में डाल दीजिए। वैसे तो सभी को पता होता है कि कार्बन अगर कोई बॉन्ड बना रहा है तो मैक्सिमम टाइम्स वो आपका कोवैलेंट ही रहेगा, और अगर वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो गए तो भाई फिर पोलर भी हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा खैर, आगे क्या लिखा है और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग। आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा कि ड्रॉ द फिगर शोइंग, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। शोइंग के बाद ये क्वेश्चन ये है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आप आंसर में ये जो दो डायग्राम्स हैं इनका बनाएंगे, है ना। यानी कि ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव है वो कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड है, और वैसे ही वाइस वर्सा जो कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव के प्रति क्या है, अट्रैक्टेड है। डन, क्लियर है वाली चीज़, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे और क्या बोला है, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक कंटेन OH बॉन्ड। ये फालतू टाइम पास है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, कुछ मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो रहने दो। इसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, आपने हर चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी पे बातचीत की है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी पे बातचीत नहीं की। हर फिजिकल प्रॉपर्टी या हर केमिकल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर एक ही चीज़ बताता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी यही सेम लॉजिक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, मिथेनल का मतलब होता है एक कार्बन, इथेनल का मतलब होता है दो कार्बन, प्रोपेनल का मतलब तीन कार्बन, ब्यूटेनल का मतलब चार, पेंटेनल का पाँच, हेक्सेनल का छः। अब पढ़िए इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, मिथेनल का 252, इथेनल का उससे ज़्यादा है 294, प्रोपेनल का उससे ज़्यादा है 319, ब्यूटेनल का उससे ज़्यादा है 348, पेंटेनल का उससे ज़्यादा है 376, हेक्सेनल का उससे ज़्यादा है यानी कि 392। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे शिक्षा ये मिलती है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट आपके क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। आपको कोई भी इंसान ये बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू रट्टा मार के एग्जाम में पूछने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा करके 242 केल्विन याद कर ले, हेक्सेनल का 392 याद कर ले, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, कोई भी नहीं पूछेगा। फिर ये टेबल हमको दिया क्या है बताओ, ये दिया क्यों है, अच्छा ये इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पर ताकि आप इससे ये कंक्लूजन डिराइव कर सकें कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते जाएंगे, ठीक है, बराबर उसके लिए दिया हुआ है। खैर चलो ओके, अच्छी बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो अब एक चीज़ और है, देखो ऑब्जर्वेशन करने लायक, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं जब आप ऑब्जर्व करते हो टेबल्स को, इनसे अगर आप कंक्लूजन डिराइव करते हो तो यही कंक्लूजन आपके आगे काम आते हैं, ठीक है, यही कंक्लूजन आपके आगे काम आते हैं जब आपको पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाता है। जैसे कि देखो प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब इसके पास कार्बन कितने होंगे, 3, और बाजू में क्या लिखा है प्रोपेनॉन, इसके पास भी कार्बन कितने होंगे, 3।
फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रोपेनल Al अगर आपको दिख गया इट मीन्स वो एक अल्डिहाइड है, और अगर आपको ONe दिख गया इसका मतलब वो कौन है? एक कीटोन है। अब देखो दोनों ही 3 कार्बन के हैं, बस फर्क इतना है कि एक आप लोगों का अल्डिहाइड है और एक आप लोगों का कीटोन है। क्या 3 कार्बन तो मैडम लेकिन दोनों जगह सेम है, तो क्या दोनों जगह सेम होने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम रहेंगे क्या? आप चेक करो, इसका 319 केल्विन और इसका 329 केल्विन। मतलब अगर हमने कार्बन एटम्स सेम कर भी दिए, ठीक है, अगर हम लोगों ने कार्बन एटम्स सेम कर भी दिए तो बेसिकली जो कीटोन होता है, ठीक है, जो कीटोन होता है उस कीटोन में क्या हो जाएगा? आप लोगों का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ब्यूटेनल, इसके पास भी 4 कार्बन है और ब्यूटेन 2 ऑन इसके पास भी 4 है। फ़र्क इतना है कि एक अल्डिहाइड है और एक आप लोगों का क्या है बताओ? कीटोन है। तो कीटोन का देखो ज़्यादा होगा, अगर अल्डिहाइड का 348 है तो कीटोन का देखो कितना है? 353 है। ठीक है, हेक्सेनल में भी आप चेक करो, इसका 392 है और इसका कितना है? 400 है। हाँ, बस पेंटेनल ही आपका इकलौता एक ऐसा एक्सेप्शन आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है जिसमें उसके पेंटेनल का 376 केल्विन है और इसका 375। इतना एकदम एग्जैक्ट डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि अप्रॉक्सीमेटली ये लोग क्या है? सेम है। ये लोग क्या है? अप्रॉक्सीमेटली ये लोग क्या है? सेम है। क्या है ये लोग? अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, ये लोग क्या है? अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इतना कौन याद रखेगा? तो एक लॉजिक और याद रखना कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अल्डिहाइड की एंड कीटोन की, तो कीटोन और अल्डिहाइड का में से किसका वाला ज़्यादा रहता है? कीटोन का ज़्यादा रहता है। अच्छा, फॉर लेकिन दोनों में कंपैरिजन कैसा होना चाहिए? फॉर सेम कार्बन आइटम। ऐसा नहीं चलेगा कि एक अल्डिहाइड 4 कार्बन का और एक कीटोन 5 कार्बन का, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों सेम कार्बन के हो तो ही आप ये लॉजिक इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, डन। ओके, तो ये वाला जो 2 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये दोनों के दोनों अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा? 2-3 अल्डिहाइड्स के नाम दे देगा और आपको बेसिकली क्या करना होगा? उनको उनके इंक्रीजिंग या उनको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर, डन। ओके, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उनकी स्टेट के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं, जैसे कि जो फॉर्मल्डिहाइड होती है, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब होता है आपके पास एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, इसका नाम होता है HCHO। देखो एक ही कार्बन है, दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है? एक गैस है और इसकी स्मेल बहुत ही कैसी होती है? इरिटेटिंग। ख़त्म। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। ठीक है, ये कैसा है? ये आप लोगों का लिक्विड है, जैसे कि पहला वाला क्या है? गैस, दूसरा वाला क्या है? आप लोगों का लिक्विड। ख़त्म। अच्छा, उसके अलावा और कुछ बोला है क्या? नहीं, बाकी बोल रहा है कि आप जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप हाइयर अल्डिहाइड्स की तरफ जाएंगे तो उनकी बदबू नहीं होगी, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगी? उनमें आपको खुशबू देखने को मिलेगी। बट फिलहाल अभी आपको क्या देखने को मिल रही है? बदबू, पहले वाले में तो। उसके बाद एसीटोन के बारे में बोल रहा है, तो एसीटोन का मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। फॉर्मूले में लिखो CH3COCH3। ये एसीटोन का फॉर्मूला है। ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और इसकी सुगंध ठीक ठाक होती है, ऐसा भी नहीं कि कोई फूल की सुगंध है और तुम उसके तरफ बढ़े जा रहे हो खुशबू, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक स्मेल है, उतना बेकार भी नहीं लगेगा, ठीक ठीक स्मेल है। अच्छा चलो ठीक है। और उसके अलावा अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए सब नोट्स में जाएंगे, तो उसमें लिखना फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ब्रैकेट में HCHO, छोटा सा डैश और डैश के बाद लिख देना गैस। ठीक है, और लिख देना इरिटेटिंग ओडर। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपको ये लिखना है एसिटल्डिहाइड, नोट्स नंबर 5 में, ब्रैकेट में CH3CHO। उसके बाद वहाँ लिख देना क्या कि ये कैसा है? लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर लिखना एसीटोन, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख देना CH3COCH3 और लिख देना प्लेजेंट ऑर्डर।
खत्म। तो ये कैसा है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है, इसमें से जो तुम्हें सवाल दिए जा रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट मैं वही वाले दे रही हूँ जो नोट्स में लिखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाने वाला काम नहीं दे रही हूँ। उसके बाद सॉल्युबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी देखो आप लोगों का क्या कह रही है। सबसे पहले तो याद रखेंगे जो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, लोअर अल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन्स। लोअर अल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन्स का मतलब होता है ऐसे अल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या बोलो कैसी है, कम है। जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या बोलो कैसी है, कम है ना। अच्छा, तो याद रखना दुनिया में कोई भी चीज़ पानी के अंदर तभी सल्यूबल होगी जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। अगर कोई चीज़ पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकती, इसका मतलब वो पानी के अंदर फिर सल्यूबल भी नहीं होगी। इसका मतलब फिर वो पानी के साथ उसके अंदर सल्यूबल भी वो नहीं होगी। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रही है तो हो जाएगी, और अगर नहीं बना पा रही है तो नहीं हो पाएगी। तो ये जो पार्ट है, द लोअर अल्डिहाइड एंड लोअर कीटोन्स आर वाटर सल्यूबल, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसका आंसर कहाँ बनेगा, ये ब्राउन कलर से मैं मार्क कर रही हूँ। द ऑक्सीजन एटम, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, हाँ क्या है ये, द ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ओ कैन इन्वॉल्व इन, ठीक है, आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद क्वेश्चन रिपीट कर देना, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। कोई भी चीज़ के वाटर सोल्यूबल होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो यही होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि वाई हाइयर अल्डिहाइड्स, ठीक है, हाइयर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो हमको बताना है। ठीक है, कि लोअर वाले तो हो रहे हैं बट हाइयर वाले क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हाइयर वालों को लेकर ये ग्रे कलर से मैं देखो नीचे मार्किंग कर देती हूँ। उसमें पहले ऐसा लिखना, इन हाइयर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो हम हाइयर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से शुरू करना ये वाला पॉइंट कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखना, देयरफॉर लिखना, देयरफॉर के बाद लिखना द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस विच कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हेंस, फिर थर्ड पॉइंट में लिख देना कि देयरफॉर हाइयर अल्डिहाइड या हाइयर कीटोन्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, वो लोग नहीं होते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से भी बन सकता है, क्या बन सकता है कि ड्रॉ डाइग्राम, ठीक है, ड्रॉ डाइग्राम विच शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में HB लिख रही हूँ, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको HB लिख दिया, आपको उसको पूरा ही लिखना है। बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड वाटर, कि कार्बोनिल कंपाउंड एंड वाटर के बीच की क्या बतानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है। तो फिर ये यहाँ से लेके ये इतना पार्ट है, ये बेसिकली तुम्हारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, ओके। फिर उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इससे भी फ्रेम हो जाएगा। इसमें भी आपको बोला जाएगा कि ड्रॉ, ठीक है, फिगर, एक ऐसा डायग्राम बनाइए शोइंग डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का जुड़ना। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइमराइजेशन। तो ये वाला फिगर से लेके ये वाला फिगर, ये इतना पार्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर होगा, है ना। ये इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आगे देखो और क्या बोला गया है ऊपर में। अच्छा नीचे एक चार्ट भी है, नीचे वही बॉइलिंग पॉइंट का चार्ट है, लॉजिक वही है। देखो फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन, एसिटिक एसिड मतलब देखो 2 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन, ब्यूट्रिक एसिड मतलब देखो 4 कार्बन। तो इनडायरेक्टली देखिए आप, जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है या जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कैसा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इस वाले पैराग्राफ में।
जैसे फिजिकल स्टेट्स हम लोगों ने अल्डिहाइड्स की देखी थी, कीटोन्स में देखी थी, तो वैसे ही फिजिकल स्टेट आपको यहाँ पर भी देखनी है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल स्टेट के बारे में क्या बोला जा रहा है। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड विद इरिटेटिंग ओडर। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग के 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग के 9 कार्बोक्सिलिक एसिड, स्टार्टिंग के 9, यानी कि इसका मतलब मैडम, इसका मतलब ये कि जो स्टार्टिंग के 9 एलिफेटिक कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है ना, CH3COH CH3COH ऐसे करते करते टोटल 9 एलिफेटिक मतलब सादी कार्बन की चेन। ठीक है, एलिफेटिक मतलब सादी कार्बन की चेन, एलिफेटिक मतलब सादी कार्बन की चेन। ये लोग कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, और लेकिन स्मेल इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये एकदम मोमबत्ती के जैसे हो जाएंगे, वैक्स लाइक सॉलिड हो जाएंगे, और हैविंग लो वोलेटिलिटी। तो इस पैराग्राफ को देखो, मैं खैर ऐसा कुछ स्पेशल मार्क नहीं कर रही हूँ, इसको बस रीड करो और हटाओ वाला टाइप है, इससे कोई खास क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं की करना। हाँ, लेकिन अगर नोट्स में डालना हो तो नोट्स में ये पॉइंट डाल सकते हो तुम, ये इतना मार्किंग वाला पार्ट डाल देना, ये यहाँ से लेके लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन, छोटा सा डैश दे देना, लिख देना कि कलरलेस है एंड इरिटेटिंग ओडर या फिर बैड ओडर, इसको अपने नोट्स में डाल देना। ठीक है, उसके बाद लिख देना कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वैक्स के जैसे हो जाते हैं, ताकि आफ्टर 9 अगर आपको कोई पूछे कि क्या चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर 9 क्या है। ठीक है ना। अच्छा, ये देखो, ये वाला पार्ट ना आप लोगों का गिव रीज़न बन जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होते हैं। मतलब मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका मास है x, और अंशुल के पास एक अल्डिहाइड है, उसका मास भी है x। तो हम लोगों का नियम क्या चलता है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यही नियम चलता है हम लोगों का। तो ऐसे में तो हमें ऐसा लगेगा कि क्योंकि मेरा और अंशुल, हम दोनों का मॉलिक्यूलर मास x है, तो हम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बोलो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम तो यही सोचेंगे कि मेरा भी वही आएगा जो अंशुल का आएगा, बट रियलिटी में भले ही हम दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, बट अंशुल वाला जो मॉलिक्यूलर मास है वो अल्डिहाइड का है, और मेरा वाला जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका है, मेरा वाला एसिड का है। तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या देंगे कि जब हम लिक्विड फेज में होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बना लेता है, अच्छा वो भी डाइमर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। वो क्यों पूछ रहा है कि आखिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इतना इतना। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने मार्किंग की है ये तुमको लिखनी है, और उसके बाद ये लिखना है सेकेंड पॉइंट में, दिस डबल्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्सेस विच इन टर्न्स रिजल्ट इन हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि साइज डबल हो जाता है, वैन डर वाल फोर्सेस डबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की मार्किंग में, इसमें भी वही कह रहा है कंपैरिजन कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बॉइलिंग पॉइंट की बातचीत करो। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास 4 कार्बन का अल्डिहाइड है और मैंने बताया एक 4 कार्बन का कीटोन है, ठीक है, तो आप किसको कहोगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि 4 कार्बन के कीटोन का ज़्यादा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, एक दिया हुआ है अल्केन, एक दिया है ईथर, एक दिया है अल्डिहाइड, एक दिया है कीटोन, एक दिया है अल्कोहल, एक दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। कल को पेपर में आपसे आसानी से पूछा जा सकता है कि 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, है ना। अच्छा, और इन 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप में आप आइडेंटिफाई करिए या फिर उनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि किसका ज़्यादा होगा और किसका क्या होगा, कम होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आपको अपने कहाँ लिखना है, नोट्स में लिखना है, और इसको अरेंज कर लेना या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इसको अरेंज कर लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, ओके।
सिमिलरली अभी आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उस पर भी फोकस करते हैं। रिमेंबर में एक पॉइंट बोला है, रिमेंबर में बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक प्रकार का बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है डाइपोल डाइपोल, तीसरे प्रकार का बॉन्ड होता है वेंडरवॉल। इन तीनों प्रकार के बॉन्ड में जो सबसे ताकतवर बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन, उससे कम ताकतवर होता है डाइपोल, और उससे भी कम ताकतवर कौन सा होता है, वेंडरवॉल। तो बेसिकली आपको 3 टाइप के दिए हुए थे और उन 3 टाइप के बॉन्ड्स में आपको कंपैरिजन करना था। तो ये कंपैरिजन भी आपके नोट्स में रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि स्ट्रेंथ का ऑर्डर आखिर क्या है ना। ठीक है। और उसके अलावा नीचे डू यू नो वाला एक फैक्ट दिया हुआ है। तो डू यू नो वाला फैक्ट तो खैर तुम चाहो तो उसको याद रख सकते हो, क्योंकि ये डू यू नो वाला फैक्ट कैसा है, अलग अलग स्टेट लेवल की जो सीईटी होती है ना, उन स्टेट लेवल की सीईटी में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अगर ये चीज़ पता है तो अच्छा है, कभी किसी स्टेट लेवल की सीईटी में आपका इससे वास्ता पड़ सकता है। जैसे कि आप इसको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं तो उसी फॉर्मल्डिहाइड के एक्वस सोल्यूशन को फॉर्मेलिन कहते हैं, और जिसका काम क्या होता है, बायोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्पीशीमेन को प्रिजर्व करना। देखो, अगर आप कभी बायोलॉजी की लैब में गए हो 10th क्लास तक, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कांच की बॉटल्स होती हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट्स या फिर एनिमल या अलग अलग चीज़ों को रखा जाता है जिसकी वजह से वो गलते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं, है ना। तो वो ऐसी स्पीशीमेन को स्टोर करने के लिए वो जो केमिकल यूज़ होता है, दैट केमिकल इज़ बेसिकली व्हाट, फॉर्मेलिन। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड का मतलब 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम पैरल्डिहाइड कहते हैं, और एक टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसे हम मेटा अल्डिहाइड कहते हैं। बोर्ड्स में तो मुझे ही लगता है ये चीज़ आपको पूछी जाएगी, क्योंकि डू यू नो वगैरह से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बोर्ड एग्जाम्स में, साफ साफ इस टेक्स्ट बुक के ही फ्रंट पेज पर लिखा है। बट एमएचटी सीईटी जैसी चीज़ों के लिए या फिर कोई स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एक ये पॉइंट पता होना चाहिए कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, HCHO, इसको अगर हमें कमर्शियली ऑब्टेन करना है तो ये पॉलीमर के फॉर्म में होता है, और उस पॉलीमर को हम लोग कहते हैं पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ये उसका फॉर्मूला है पैरा फॉर्मल्डिहाइड का, या फिर ट्राईऑक्सेन, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये डू यू नो है। अगर तुम्हारा फ्यूचर का इंटरेस्ट ऐसा है कि नहीं मुझे आगे एमएचटी सीटी वगैरह के लिए इसकी नीड पड़ सकती है, तो आप इसको मार्क कर लो नोट्स में, अदरवाइज बाकी सबके लिए कोई खास कंपलसरी ये नहीं है। ठीक है, अच्छा। और आगे क्या बोला है, ये पॉइंट आपका आएगा कि हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कशन किया था, हमने ऊपर भी मार्किंग की थी कि जो आप लोगों के हाइयर ग्रुप्स जो होते हैं, हाइयर ग्रुप्स में धीरे धीरे कार्बन की चेन क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो उसमें कार्बन का पार्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और कार्बन का पार्ट अगर बढ़ने लगता है तो वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो ऊपर भी मैंने आई थिंक एक ऐसा ही क्वेश्चन मार्क करवाया है, कहाँ गया, रुको, देखो ये दिख रहा है, ये मैंने मार्क करवाया है। हाँ, द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, ठीक है, बराबर, इसको क्वेश्चन नंबर X नाम दे देते हैं, X क्वेश्चन नंबर का। तो जो मैंने उस क्वेश्चन नंबर X में जो आंसर मार्क कराया है वही सेम आंसर आपको यहाँ पे भी लिखना है। ये मतलब आंसर एक ही बार लिखना और उस आंसर के ऊपर और नीचे 2 बार क्वेश्चन लिख लेना, दोनों क्वेश्चन का सेम ही आंसर है। कार्बोनिल कंपाउंड की पोलैरिटी, भैया पोलैरिटी यानी कि डाइपोल तो कार्बोनिल कंपाउंड में होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से। ठीक है, बराबर, अच्छा। और उसके बाद तो खैर ज़्यादा इसमें मार्किंग कुछ भी नहीं है। हाँ, बाद में तो फिर नया पार्ट स्टार्ट हो जाता है
रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों कम रिएक्टिव है, तो इसकी भी मैं मार्किंग अभी करा देती हूँ। फिर उसके बाद कल से फिर हम लोग डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली मार्किंग में मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहली बात, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी की वजह से होती है, क्योंकि उसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट निगेटिव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना लेना कि वाई अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिएक्टिव। ठीक है, क्यों अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को क्या बोला जाता है, रिएक्टिव कहा जाता है। ये आप बना लेना पहला पॉइंट, तो डन। ठीक है, उसके बाद आगे और क्या बोला है कि दो तरीकों से इसको समझ लेते हैं वगैरह वगैरह, कि अल्काइल ग्रुप, एक मिनट को पहले मैं रीड कर लूँ। अच्छा, ये देखो यहाँ से गिव रीजन बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्डिहाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन, मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराना चाहते हो तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अल्डिहाइड्स में ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी उसकी अटैच होने की, ना कि कीटोन्स में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, अब आपको इसको जस्टिफाई करना है कि बताइए ऐसा क्यों, है ना। तो अब इसको हमें जवाब देंगे कि अ कीटोन हैज़, जो कीटोन होता है, पॉइंट्स बना लेना, ठीक है, आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखना। जो कीटोन होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग इट्स पोलैरिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप वहाँ पे रिएक्शन करवाना चाह रहे हो तो कार्बन आपका जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना अच्छा रहेगा। अब हमने उसके आजू बाजू 2 कार्बन की चेन लगा दी, तो 2 कार्बन की चेन लगने से वो कार्बन की चेन उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो धीरे धीरे उसके क्या कर रही है, उसके पास डिफिशियंसी कम कर रही है। अगर डिफिशियंसी कम होगी तो ऑब्वियस है कि उसकी टेंडेंसी भी घटेगी। और उसके बाद नेक्स्ट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू आपका कीटोन, ठीक है, इसीलिए अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन कम। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो अल्डिहाइड ज़्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू कीटोन। अच्छा, उसके अलावा एक और फैक्टर होता है, वो एक और फैक्टर होता है स्टीरिक हिंड्रेंस, कि कीटोन के आजू बाजू ऐसे देखो 2 बल्की ग्रुप आ जाते हैं, तो वो 2 बल्की ग्रुप क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते किसी नई चीज़ को, न्यूक्लियोफाइल को अंदर आना, मना करते हैं कि नहीं नहीं हम तो न्यूक्लियोफाइल को अंदर आने नहीं देंगे, हम तो न्यूक्लियोफाइल को अंदर नहीं आने देंगे। तो सिर्फ इतना ही इसका रीज़न नहीं है, जो मैंने इतना मार्किंग कराया ना पॉइंट नंबर 1, कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में, हाँ इससे समझ में आ गया कि वाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, सिर्फ इतना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3 भी लिखोगे कि 2 बल्की ग्रुप इन कीटोन, ठीक है, इन कीटोन कम इन द वे ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, नए वाले न्यूक्लियोफाइल को वो आने नहीं देते। ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियोफाइल कैन ईजिली अटैक इन अल्डिहाइड बिकॉज देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, है ना, वो क्योंकि वो कम क्राउडेड है। तो ये चारों पॉइंट लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर अल्डिहाइड्स आर मोर इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, आर मोर इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो खैर अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि ये क्वेश्चन है ये कहाँ गया, अल्डिहाइड्स आर मोर इजीली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, तो आपका जो आंसर रहेगा उसमें आपको पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 लिखना है, बराबर। अच्छा, और अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि अल्डिहाइड्स आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन कीटोन्स, तो इसके आंसर में आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि वाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन, ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, ये ऐसा कि एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये क्वेश्चन आ गया, तब इसके आंसर में आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 चारों पॉइंट लिखने हैं। और जब पॉइंट 1 और 2 को लिख रहे होगे तो आपको अपनी हेडिंग देनी है इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जब पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को लिख रहे होगे तो हेडिंग देनी है स्टेरिक इफेक्ट, और उसके बाद आपको आगे मूव करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने हमारी मार्किंग कंप्लीट कर ली है, और उसके अलावा अब इसके आगे की मार्किंग हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सेक्शन में। फ़िलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, एक बार पीछे एक्सरसाइज में देख लेते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन है जिसकी मार्किंग आप करवा सकते हो या भी लिख सकते हो। तो देखो किधर है भाई, हाँ देखो ये क्वेश्चन तो भाई आपके टेक्स्ट बुक का ही है, व्हाट इज़ फॉर्मेलिन, तो मतलब इसको तो लिखना ही लिखना है। तो नो डाउट अभी मैंने बताया था
एक्वस फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। तो ये तो लिख ही लेना, फॉर्मेलिन क्या होता है और उसके यूजेस एंड इट्स यूजेस, बराबर उसके क्या लिखिए यूजेस, है ना, और उसके क्या लिखिएगा यूजेस, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका फॉर्मेलिन, डन, बराबर। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आज की नोट्स कॉपी में लिख दो। उसके बाद देखो अरेंज करने को बोल रहा है फॉलोइंग कंपाउंड को इन, ठीक है, आपके डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। एक दिया है फॉर्मल्डिहाइड, एक दिया है इथेन और एक दिया है अल्कोहल। अब कोई भी बंदा भाई पूरी की पूरी क्या कहते हैं रट्टा तो मार के बैठेगा नहीं कि इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, मैंने आपको बोला था ऊपर वो टेबल याद रखना, बराबर। आप देखो वो टेबल कहाँ है, फटाफट देखो वो टेबल कहाँ है, टेबल 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। इसमें क्या लिखा है ना। अच्छा, क्या दिखा है आप लोगों को कि अरे यहाँ पे तो अल्केन ऊपर है और यहाँ पे देखो कीटोन है, यहाँ अल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। इससे ये पता चलता है कि अल्केन का सबसे कम होगा, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। इससे ये साफ साफ ये पता चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इथेन इसमें सबसे कम होगा, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड होगा और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल होगा, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में आपको ये पता चल गया कि हाँ यार मेरे को एकदम अच्छे से कि जो चार्ट याद करने को बोला जा रहा है उस चार्ट से मेरे को फ़ायदा क्या है। आपको इसी तरीके से अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको तभी बन पाएंगे जब आपको याद रहेगा कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। खैर, आंसर इन ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि कुछ हमें मिल रहा है क्या। हाँ देखो, एक और मिल गया। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन देन कीटोन। न्यूक्लियोफाइल के प्रति वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। तो इसका तो देखो मैं ऑलरेडी आपको मार्किंग ऊपर करवा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि मैंने कहाँ मार्क करवाया। ये देखो, ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये वाला स्टेरिक इफेक्ट वाला पॉइंट, ये स्टेरिक इफेक्ट में जो पॉइंट नंबर 3 है और जो पॉइंट नंबर 4 है, यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। वो जो स्टेरिक इफेक्ट का जो पॉइंट नंबर 3 है और जो पॉइंट नंबर 4 है, यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। डन, ठीक है, हो गया। और देख लेते हैं और भी कुछ मिलता है क्या। नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। तो बस फिलहाल आज की मार्किंग यहाँ रोकते हैं, इसके आगे की मार्किंग अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर देखो बड़ा है थोड़ा सा, थोड़ा भी नहीं यार, काफ़ी बड़ा है। हम लोग आई थिंक 3 से 4 पार्ट्स में इसकी ऑलरेडी मार्किंग कर चुके हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बड़ा है, क्या करोगे, करनी तो पड़ेगी। तो कल हम लोग मार्किंग जो स्टार्ट करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन से करेंगे और उसकी मार्किंग रोकेंगे हम लोग कहाँ पर। कल थोड़ी लंबी वाली मार्किंग लूँगी मैं, यहाँ तक, ये पूरा इस पेज तक, हेलो फॉर्म से पहले तक कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, बस चलो फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ को रोकते हैं।